करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रतिभूति, पड़ोसी, कवित्री और बीमार। बताएं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब कंसंट्रेट करना, अशुद्ध नहीं पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है हमसे, शुद्ध पूछ रहा है। तो बताना है प्रतिभूति, पड़ोसी, कवित्री या फिर बीमार। बताएं बच्चों, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प जो है वो हमारा सही जाएगा। जल्दी से उत्तर दें सभी, जल्दी से उत्तर दें बच्चों। बिल्कुल विकल्प जाएगा सी, क्योंकि प्रतिभूति होता है। क्या होता है, प्रतिभूति, छोटी की मात्रा होगी। पड़ोसी तो बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो पड़ोसी होता है, ठीक है। और इसके बाद में होता है बीमार, ठीक। अब हमारा विकल्प क्या बचा, विकल्प हमारा आया कवियत्री, ये हमारा शुद्ध है। और ये याद रखना, ये वर्तनी में भी कई प्रकार से कभी कभी लिखा हुआ पूछता है, इसलिए हमारा विकल्प क्या जाएगा, सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द में लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण या फिर लक्ष्मण, ठीक है। विकल्प है, प्रश्न संख्या है हमारा 43 और इसमें प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि, थैंक यू साक्षी जी, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन बता दीजिए, अभी बाकी सारी चीजें भी किनारे रखते। शुद्ध शब्द बच्चों बताओ। बिल्कुल शुद्ध शब्द हमारा क्या जाएगा, लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण शब्द जो होता है बच्चों वो इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है ये भी आपके कई बार परीक्षाओं में देखने में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, शुद्ध शब्द बताइए। अब हमें शुद्ध बताना है, क्वेश्चन पे भी कंसंट्रेट करते रहना। कई बार प्रश्न हमारे इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम लोग शुद्ध और अशुद्ध का चयन नहीं कर पाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द है इनमें से कौन सा, तो विकल्प है आपका कंठ, कंठ, कंठ या फिर कंठ, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कि कौन सा शुद्ध शब्द के रूप में जाना जाएगा। बताओ बच्चों, प्रश्न संख्या, हाँ, कौन सा विकल्प आपका इसमें से सही जाएगा, सबसे बेहतर विकल्प जो है वो आप किस में लगाएंगे। बिल्कुल विकल्प हमारा जाएगा कंठ। अब कुछ लोग कहेंगे मैम कंठ ऐसे भी लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी ऐसे शब्द आया करें जिनमें अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों आते हैं, ऐसे शब्दों में जिनमें दोनों प्राप्त होते हैं, तो आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपका जो शब्द है वो हमेशा पंचम वर्णमाला ही वर्तनी में क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, ठीक है। इसलिए विकल्प बच्चों हमारा जाएगा बी जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, मैंने कई बार पेपर में देखा है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए, आपको बताना है परमुखपेक्षी, परमुखोपेक्षी, परामुखापेक्षी या फिर परमुखपेक्षी। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताइए, परमुखपेक्षी, परमुखोपेक्षी, परमुखापेक्षी, जल्दी से बताएं बच्चे कौन सा जाएगा विकल्प, जल्दी से बताइए। कुछ लोग 20 का आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प जो है वो आपका इसमें से सही जाएगा। परामुखापेक्षी, हाँ बिल्कुल विकल्प जो है, विकल्प जो है वो सी जाएगा, विकल्प जो है वो सी जाएगा, परामुखापेक्षी। परामुखा मतलब दूसरे के मुख की तरफ जो अपेक्षी होता है उसको कहते परामुखापेक्षी, इसलिए विकल्प यहाँ पे क्या जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक बार इसको फिर से रिव्यू करो 45 क्वेश्चन को। इसमें एक गलती और है, आप इसको हटा दीजिएगा क्योंकि परा शब्द नहीं होता है, शब्द होता है पर मुखापेक्षी,
क्योंकि परा शब्द ना जोड़कर यहाँ पे पर शब्द जोड़ा जाएगा। पर मुखापेक्षी, परमुख धन अपेक्षी। इसको थोड़ा सा और क्लियर एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर कर लीजिएगा। इसमें ये आपका नहीं जाएगा, परा नहीं होता है, पर मुखापेक्षी होता है, ठीक है। हाँ, ये वाला शब्द होगा पर मुखापेक्षी। आई थिंक इसमें कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। विकल्प है आभिराम, विकल्प है अभिराम, विकल्प है अभिराम और विकल्प है अभिरामा। क्योंकि ये दोनों एक हो गए इसलिए दोनों को अलग कर दिया। अब इनमें से बताओ कौन सा विकल्प जाएगा। 46 का उत्तर आपका क्या जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, अभिराम होता है। क्या होता है, अभिराम, ठीक है। तो विकल्प आपका सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, जीर्णोद्धार, निरपेक्ष, मनुष्य या फिर पोषक। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, शुद्ध नहीं पूछा जा रहा है, अशुद्ध पूछा जा रहा है। बताइए प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 या आप 7 भी बोल सकते हो। क्वेश्चन संख्या 7 का उत्तर क्या जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर है, विकल्प ए जाएगा। क्योंकि बच्चों जीर्णोद्धार होता है। क्या होता है, जीर्णोद्धार। और अगर इसको हम संधि की दृष्टि से देखें तो ये शब्द आपका बनेगा जाके जीर्ण धन उद्धार। जब कोई वस्तु या कोई जगह या कोई ऐसी चीज जीर्ण शीर्ण अवस्था में होती है और दोबारा से यानी कि अपनी लगभग समाप्ति की अवस्था में हो जाती है, दोबारा से उसका उद्धार कराया जाता है तो उसको जीर्णोद्धार कहते हैं। तो जीर्ण धन उद्धार। और अगर संधि का नाम पूछे तो कौन सी संधि जाएगी, कमेंट करके बताओ कौन सी संधि जाएगी, गुण संधि जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 48, कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए, वाणिज्यक, वाणिज्यिकी, वाणिज्यिक और वाणिज्यिक। बताइए शुद्ध वर्तनी आपको इनमें से किसकी लग रही है, ठीक है। बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको किसकी लग रही है। कौन सा शब्द जो है वो आपका वर्तनी में सुख आपका जाएगा सही, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर जा रहा है, वाणिज्यिक। ये विकल्प आपका सी जाएगा, वाणिज्यिक होता है, ठीक है। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, सी जाएगा। बहुत बढ़िया उत्तर आया है, मेरे ख्याल से सभी ने उत्तर ये बढ़िया दिया है। अपर्णा, सुहा और सुधा है, सॉरी, साक्षी, सुरजीत, साधना, सभी का उत्तर बढ़िया आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। नैसर्गिक, पथरीला, प्रत्याशित, ठीक है, या फिर प्रामाणिक। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी सही है। आपको इनमें से कोई एक वर्तनी जो है वो सही के रूप में टिक करनी होगी। तो आप हमको विकल्प बताएं कि इनमें से कौन सी वर्तनी जो है वो आपकी सही जाएगी। बताइए कौन सी वर्तनी इनमें से सही जाएगी, ठीक है। हाँ विकल्प बच्चों डी जाएगा। और प्रत्याशील ना होकर प्रत्याशित शब्द होता है, इसलिए भी ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प आपका डी जाएगा। इसको देख लीजिएगा, ये वही वर्तनी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि प्रमाण में जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये जो शब्द है वो प्रामाणिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रामाणिक। और ये पूरी तरीके से आपका शुद्ध माना जाएगा, इसलिए भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए विकल्प डी जाएगा। बहुत बढ़िया उत्तर है सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। इसको तो क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया है, तिलांजलि, तिलांजलि, तेलांजलि या फिर तिलांजलि। बताओ बच्चों इनमें से कौन सी वर्तनी जो है वो आपकी सही जाएगी। जल्दी से उत्तर दे सभी, इनमें से कौन सी वर्तनी जो है वो आपकी सही जाएगी। नहीं बच्चों विकल्प डी नहीं जाएगा। कहां से डी विकल्प नहीं होगा। तिल धन अंजलि, तिल धन अंजलि होगा, तिल धन अंजलि,
ठीक है। तो तिलों की जब अंजलि दी जाती तो उसको तिलांजलि कहते हैं, इसलिए बी को सही करो, डी को नहीं सही करो, बी विकल्प को सही करो, तिलांजलि कहते हैं, तिलांजलि। हाँ बिल्कुल बी विकल्प जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 51 की तरफ। इसको तो खैर सब लोग जानते होंगे, उज्ज्वल को, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो पेपर में आपको मिलता ही है, आयोग को शायद सबसे प्रिय है, इसलिए ये बार बार पेपर में देता है। उज्ज्वल, संधि बताइए उज्ज्वल की, फर्स्ट पेपर के लिए आपके लिए उज्ज्वल की संधि बताइए। उज धन वल, उत धन ज्वल, उजू धन ज्वल या फिर उज धन ज्वल, बताएं इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध जाएगा उज्ज्वल में। बिल्कुल विकल्प आपका क्या जाएगा, बी, एकदम बढ़िया, विकल्प जाएगा बी। एक नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ता और दा के बाद में हमको क्या मिले, जा मिले या फिर झा मिले, तो ता और दा का परिवर्तन जा में, इसी में उज्ज्वल शब्द, इसी में सज्जन शब्द, इसी में विपज्जाल शब्द, ये सारे शब्द आ जाते हैं। और संधि कौन सी है कमेंट करके बताइए, संधि कौन सी इसमें होगी आपकी, कमेंट करके बताइए बच्चों, इसमें संधि कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प है वो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग धन अंबर, दिग धन अंबर, दिक धन अंबर या फिर दिक धन अंबर। बताएं बच्चों इसमें से 52 क्वेश्चंस में आपका कौन सा विकल्प जाएगा। बहुत बढ़िया उत्तर है, विकल्प जाएगा दिक धन अंबर। तो इसमें भी का परिवर्तन गा में हो जाता है, और इसमें भी संधि कौन सी है बच्चों, व्यंजन संधि। नियम हमने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी प्रथम वर्ण के बाद में, अगर किसी प्रथम वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तीसरा मिले, चौथा मिले, अंतस्थ व्यंजन मिले या फिर हा मिले या फिर कोई स्वर मिले, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो का होगा तो गा, चा होगा तो जा, टा होगा तो ठा, सॉरी डा, और ता होगा तो दा, और यदि पा होगा तो परिवर्तन बा में, इसलिए शब्द दिगंबर। और दिगंबर किसको कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है शिव जी को, यानी दिशाएं ही हैं अंबर जिसका। तो जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर हम पूछे कि दिगंबर में समास कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, अगर दिगंबर में समास पूछा जाए तो क्या बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताइए दिगंबर में समास क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपके पास विकल्प हैं उत्धन लंघन, उल्लंघन, उत्लंघन, उल्लंघन, बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सुरजीत जी का आंसर बहुत बढ़िया आया, बहुब्री समास होगा, ठीक है। चलिए अभी बताइए उल्लंघन का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। बहुत बढ़िया उत्तर है अलका यादव, विकल्प जाएगा उत्धन लंघन। ता का परिवर्तन किसमें, ला में, इसी में शब्द आ जाते हैं उल्लास ना, इसी में शब्द आ जाता है उल्लेख, इसी में शब्द आ जाता है तल्लीन। ये सारे शब्द जो हैं बच्चों ये आपके ता दा का परिवर्तन ला में करते हैं, अर्थात बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, जल्दी से उत्तर दे दो, संख्यात्मक प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है। बहुत बढ़िया, व्यंजन संधि बताओ संधि कितने प्रकार की होती है। तो मेरे ख्याल से ये उत्तर सबको आता होगा, संधि 3 प्रकार की होती है। विकल्प क्या जाएगा, स्वर और व्यंजन और कौन सी, विसर्ग। जब हम स्वर के बाद में स्वर रखते हैं और परिवर्तन करके अर्ध स्वर या हमको स्वर मिलता है तो संधि स्वर होती है, ठीक है। जब हम व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन रखते हैं लेकिन परिवर्तन व्यंजन में होता है तो व्यंजन संधि होती है। और जब हम विसर्ग का परिवर्तन स्वर या व्यंजन में करते हैं तो संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि। तो बी इज द राइट आंसर। मैंने उस वाली क्लास में भी कहा था कि सारे संख्यात्मक प्रश्न आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल। और अगर ये पूछ दे कि स्वर के भेद कितने, तो 5 भेद आपके हिंदी में माने जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका विपत धन, विपत धन जाल में, विपत धन जाल बराबर विपत जाल शब्द में कौन सी संधि होगी। बताओ बच्चों, अब आपको सीधे संधि का नाम बताना है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि, आपको उत्तर देना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि।
बताइए। बहुत बढ़िया उत्तर है आपका। विकल्प जाएगा विकल्प बी। बी इज द राइट आंसर। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। इसका नियम अभी ऑलरेडी पीछे पढ़ा के आए। उज्ज्वल में जो आपको नियम बताया था वही नियम किसमें लगेगा? वही नियम लगेगा विपद जाल में। सज्जन में भी वही नियम लगेगा। ता और दा के बाद में यदि जा और झा हो तो ता और दा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? आपका जा में। फिर आप स्वर संधि जानते हैं, ये मैं बता चुकी। वृद्धि का नियम क्या कहता है? वृद्धि का नियम कहता है कि भाई देखो, यदि आ के बाद में आपको क्रम ए मिले और आ के बाद में क्रमशः क्या मिले? ओ औ मिले, तो नित्य परिवर्तन अय में और नित्य परिवर्तन किसमें? ओ औ में हो जाता है, तो वृद्धि संधि हो जाती। और सेम प्रोसेस गुण में क्या कहता है कि अगर आ के बाद में ऊ मिले, यदि आ के बाद में ई मिले तो क्रमशः ई का ए और ओ का ओ बन जाता है, और संधि कौन सी होती है? गुण। लेकिन यहाँ हमें विकल्प क्या टिक करना है? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि होगी? पुस्तकालय में बताना है तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। हाँ, अभी अभी बताया था, बिल्कुल। चलिए, कंसंट्रेट अगर आप लोग इतना कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन संख्या आपकी 56 है। 56 में बताना है आपको कि पुस्तकालय में पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि होगी? बहुत बढ़िया उत्तर है। विकल्प क्या जाएगा? विकल्प जाएगा ए। विकल्प ए जाएगा और शब्द बनता क्या है? शब्द बनता है पुस्तक धन आलय। एक बार इसका नियम भी देख लेते हैं। कहता है कि देखो, आ के बाद में आ मिले, ठीक, तो दीर्घ आ बनाएंगे। फिर क्या कहता है कि अगर ई के बाद में ई मिले तो दीर्घ ई बनेगा। फिर कहता है अगर ऊ के बाद में ऊ मिले तो दीर्घ ऊ बनेगा। और सब कुछ जब दीर्घ होगा तो संधि भी कौन सी होगी? संधि भी आपकी दीर्घ ही होगी। तो विकल्प होगा ए। ए इज द राइट आंसर। इन दोनों का नियम मैं पीछे बता चुकी हूँ, यण का बता देती हूँ। प्रथम पद के अंत में ई मिलती हो या फिर बच्चों ऊ मिलता हो या फिर आपको री मिलता हो तो क्रमशः ई का परिवर्तन या में, ऊ का परिवर्तन वा में और री का परिवर्तन रा में। कब? जब इनके बाद प्राप्त हो कोई असमान स्वर। तो इस तरीके से यण संधि का नियम आपका ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बार देख भी लिया। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। तो बताइए, पुस्तकालय में है, सतगति में है, दिग्दर्शन में है या उज्ज्वल में? बहुत सरल प्रश्न है ये और इसका उत्तर भी सरल है, लेकिन अगर आप लोग पहचान पाए तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल, पुस्तकालय और ऑलरेडी अभी हम लोग पढ़ के भी आए थे, तब भी इसका उत्तर आ जाएगा। सतगति का विच्छेद होगा सत धन गति। ठीक है, दिक दर्शन का विच्छेद होगा दिक धन दर्शन। ठीक है, और बच्चों उज्ज्वल का तो हो ही चुका, फिर भी देख लीजिए उत धन ज्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ हमसे स्वर का उदाहरण पूछा गया, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इसको पढ़ देते हैं पहले। संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं? मतलब कोई 3 जो है वो संधि के प्रकार हैं और एक जो है बच्चों वो संधि का प्रकार नहीं है। तो शीघ्रता से इसका उत्तर दो क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ। बताओ इसमें कौन सा आपका संधि का प्रकार नहीं होगा? ठीक है, तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, लेकिन अनुस्वार संधि जो है वो संधि के अंतर्गत भेद होता है, ना कि संधि का डायरेक्ट प्रकार होता है। इसलिए विकल्प जो है वो डी जाएगा। ठीक है, विकल्प जो है वो डी जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारी है 59। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, जगदम्बा, विद्यालय, संतोष या फिर अहंकार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष या फिर अहंकार। तो आपको बताना है कि कौन सा संधि के उदाहरण में नहीं होगा। जल्दी से बताओ कौन सा संधि के उदाहरण में नहीं होगा।
व्यंजन संधि के उदाहरण में नहीं होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। विकल्प होगा विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि। इसमें भी व्यंजन, इसमें भी व्यंजन, इसमें भी व्यंजन। ठीक है, इसका बनेगा विच्छेद होगा बच्चों जगत धन अम्बा। ठीक, और संतोष का विच्छेद बनेगा सम धन तोष। ठीक, इसके बाद में अहंकार का क्या बनेगा? अहंकार का बनेगा अहम धन कार। अहम धन कार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारी 60 क्या कहती है? क्वेश्चन संख्या 60 कहती है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? एक गलत उदाहरण है। विकल्प है महाधन ओज, पौ धन अक, नौ धन इक और परो धन उपकार। तो कह रहा है कि फिर से पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद का एक गलत, मतलब 3 के संधि विच्छेद सही है लेकिन कोई ऐसा है जिसका एक संधि विच्छेद गलत है। बताओ बच्चों कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प डी जाएगा। देखो महाधन ओज बन जाएगा, ये शब्द महोज बनेगा ना। पौधन इक अक सॉरी पावक बनेगा। नवधन इक नाविक बनेगा, लेकिन परोधन उपकार नहीं होगा, पर धन उपकार। इसलिए विकल्प आपका डी गलत है, लेकिन हमसे गलत ही पूछा है इसलिए आंसर जो है वो हमारा क्या जाएगा? डी जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दें, नहीं तो आप उसको गलत मत समझ लेना। डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मट का पर्यायवाची। ठीक है, अब आपके आगे थोड़े से क्या बोलते हैं वोकैब से प्रश्न, तो आपको बताना है। बताओ मट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आश्रम, हरफ, रदपुर या फिर रदन। जल्दी से उत्तर दें कि जो मठ है इसका पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। ठीक है, वैसे प्रश्न सरल है तो मेरे ख्याल से उत्तर आपको आ जाना चाहिए। हाँ बताइए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया उत्तर आया है सभी का। ठीक है, कि जो आपका मठ है, ठीक है, इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? इसका विकल्प ए जाएगा। ए इज द राइट आश्रम, आश्रम होता है। ठीक है, अच्छा हरफ को जान लो। हरफ वर्ण या अक्षर को कहते हैं। हरफ किसे कहते हैं? तो वर्ण या अक्षर को। हरफ के और भी इसके कई अर्थ होते हैं। रदपुर कोई मतलब शब्द नहीं है यहाँ पे, प्राय पर्यायवाची के रूप में। और रदन तो आप लोग जानते हो, दांत को या द्विज शब्द भी, क्योंकि दांतों को द्विज कहा जाता है, तो रदन अब दांत या द्विज के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, और रदपुर यहाँ पे कोई आपका इससे संबंधित नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ बच्चों अनुपम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अनुपम, अचल, अनल, अतुल या फिर उल्लास। अनुपम का पर्यायवाची निम्नलिखित में से आपका क्या जाएगा? बताइए। अनुपम को हम लोग किस नाम से पढ़ेंगे यहाँ पर? जल्दी से उत्तर बताओ। क्या बात है, सबका उत्तर बहुत बढ़िया आ रहा है। अतुल। अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके। ठीक है, अनुपम का अर्थ क्या होता है? जिसकी उपमा ना दी जा सके। ठीक है, तो अनुपम का शब्द जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा अब अनुपम या फिर अतुल, जिसकी तुलना ना हो, जिसकी उपमा ना हो। ठीक, तो अनुपम हो जाएगा राइट आंसर। अनल किसको कहते हैं? तो आप सब लोग जानते हो, अनल आग का पर्यायवाची होता है ना। तो हम आग कह सकते हैं ना, हम कृषाणु कह सकते हैं, हम वहीन कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? ये सारे पर्यायवाची आपके बन जाते हैं। बाकी तो आप जानते हो, पावक भी कहा जाता है। ठीक है, पावक भी कहा जाता है। बाकी अग्नि भी जानते हो, अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हुताशन के नाम से भी जाना जाता है, हुताशन भी इसका पर्यायवाची होता है। वैश्वानर के नाम से भी जाना जाता है, वैश्वानर भी इसका पर्यायवाची होता है। ये सारे दहन, दहन शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दहन शब्द भी इसी के लिए आता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अब अचल किसको कहते हैं? तो अचल बच्चों पर्वत के लिए होता है। ठीक है, तो आप पर्वत कह सकते हो। इसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट और सिखाया था, नहीं सिखाया है तो सीख लो, कि अगर हम भूमि के, भूम थोड़ा ज़्यादा बढ़िया शब्द हो रहा है, सरल शब्द समझ लो। अगर हम पृथ्वी के पर्यायवाची में, अगर हम पृथ्वी के पर्यायवाची में, ठीक है, धर शब्द को जोड़ देते हैं तो सारे पर्यायवाची पर्वत के बन जाते हैं। जैसे भूधर, ठीक,
तो हो जाएगा पर्वत। आपसे पूछ दे भूमिधर तो पर्वत, आपसे पूछ दे धराधर तो क्या कहेंगे पर्वत। ये तो जोड़ के बना लेना। बाकी देखो नग कहा जाता है, ठीक है, शैल कहा जाता है, सब किसको कहा जाता है, पर्वत को ही तो कहा जाता है। नग शैल ये सब आपका पर्वत का पर्यायवाची होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उल्लास तो आप जानते हो, उल्लास उमंग को भी कहते हैं, ठीक है। उल्लास किसको कहते हैं, उमंग को कहते हैं। इसके साथ साथ याद रखना उत्साह इसका तद्भव शब्द के रूप में जाना जाता है। उत्साह इसको कहते हैं, तद्भव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 62, नदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा। तो बताइए प्रवहिना, प्रज्वलन, तटिनी या फिर सरिता। बताइए इनमें से नदी का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। जल्दी से उत्तर दें बच्चों कि नदी का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। नदी का पर्यायवाची बताइए इनमें से क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पूछ रहा है, क्या नहीं होगा, ठीक है। नदी का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं होगा, ये करना बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हाँ, क्या नहीं होगा ये बताना है। अब उत्तर दो, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, अब उत्तर दो कि नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा। बिल्कुल अब सही जाएगा उत्तर, विकल्प जाएगा प्रज्वलन। क्वेश्चन ही गलत था, आप लोग उत्तर में इसीलिए कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। हाँ बी जाएगा, क्योंकि बच्चों प्रवहिना तो कहते ही हैं, यानी प्रवाह करती है, तटनी कहते ही हैं, सरिता भी कहते हैं, बाकी आप जानते हो इसको तरंगिनी भी कहते हैं ना, तरंगिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका होगा, लेकिन आपका प्रज्वलन शब्द जो है नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। मतलब इनमें से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची, परस्पर का मतलब होता है आपस में, एक ऐसा है जो आपस में पर्यायवाची के रूप में नहीं है, और आपको उस विकल्प का चयन करना है, इसलिए आराम से पढ़ लीजिए। विकल्प ए है गलत असुच लुप्त, विकल्प बी है रश्मि अंशु मयूख, विकल्प सी है ब्याल उरग पन्नग, और विकल्प डी है रजनी यामिनी निसी। बताइए इसका उत्तर जो है वो निम्नलिखित में से क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64, हाँ सी। अच्छा सब लोग सी को कह रहे हैं, नहीं बच्चा सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, विकल्प ए जाएगा। आप ए को पहले देखो, हाँ किसी ने सही उत्तर दिया है, साक्षी ने सही उत्तर दिया है, बाकी सभी का विकल्प गलत है, साक्षी का उत्तर राइट है यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखो गलत और लुप्त आप यहीं से पकड़ लेते ना, गलत लुप्त कैसे हो सकता है, ठीक है। असुच का मतलब होता है अपवित्र, तो गलत अपवित्र लुप्त, ये आपका विकल्प जो है सही होगा। रश्मि अंशु मयूख, ठीक है, ये सब आपके किरण के पर्यायवाची होते हैं, और ब्याल उरग और ये आपका क्या बोलते हैं पनग, ये आप जानते हो सर्प के पर्यायवाची होते हैं, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सभी रात के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सुधा जी बार बार सॉरी क्यों बोल रही भाई, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 65, कहता है कौन सा केस का पर्यायवाची नहीं है। चलो ये थोड़ा बढ़िया उत्तर है, मतलब प्रश्न बहुत अच्छा है। कुंतल, सिरोरूह, कच्छ या फिर सरोरूह। बताइए कौन सा जो है वो केश का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। बताइए जल्दी से उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा केस का पर्यायवाची नहीं है। देखो उत्तर आप लोगों के पास में, अच्छा गलत हो गया था तो ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस उसको समझते जाइए कि आपसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। बच्चों बताओ उत्तर दो। साक्षी ने सी दिया, मुकेश ने दिया, सबके पास में केस हैं और केसों का पर्यायवाची नहीं पता है किसी को, है क्यों, सभी के पास में केस हैं लेकिन केस का पर्यायवाची नहीं बता पा रहे हो सभी। अरे इसको देखो भाई, कुछ देखने की जरूरत नहीं, सरोरू ये तालाब के लिए आता है ना, तो कुंतल होता है, सिरोरू होता है, ये तो सिर में रू है तो यहीं से जोड़ लेते, ठीक है, और कच माना जाता है, इसलिए विकल्प आपका डी चला जाएगा, ठीक है। हाँ विकल्प आपका डी, कुछ लोगों ने दिया है, पढ़ना ने शायद दिया है और अजय ने दिया है, ठीक है, विकल्प डी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष, तो धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सरासन, विशिक, कोदंड और चाप, बताएं बच्चों कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से उत्तर दो सभी। यहां पे आपका उत्तर क्या जाएगा? जल्दी से उत्तर दो। कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा, कुछ लोग बी कह रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया उत्तर है बी, क्योंकि बच्चों जो बी है वो तीर का पर्यायवाची होता है, तीर या बाण का पर्यायवाची। लेकिन हमसे धनुष का पूछा गया, तो सरासन धनुष को कहते हैं, कोदंड भी कहते हैं और चाप भी कहते हैं, इसलिए तीनों नहीं होंगे। हमसे वो पूछा गया जो नहीं है, तो विसिक, विसिक तीर या बाण को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। खैर उत्तर सभी ने सही दिया है। आगे बच्चों आपका प्रश्न है 67, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो बताना है। हाँ देखो, ये उसी तरीके का प्रश्न है। इसमें से आपके एक ऐसा विकल्प है जिसमें परस्पर पर्यायवाची नहीं है और एक ऐसा है जो परस्पर पर्यायवाची है। तो बताओ इसमें से कौन सा परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पढ़ लीजिए। अग्नि वहीन अनिल, पाषाण अस्म उत्पल, व्योम नभ अंबर, पयोधर और उरोज और सरोज, बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प इसमें से सही जाएगा? जल्दी से उत्तर दें सभी। सी, सी कैसे? सी नहीं होगा पढ़ना, सी कुछ नहीं होगा। सी तो बच्चा देखो ना, व्योम अम्ब नभ अंबर, ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और पाषाण अस्म उत्पल, उत्पल पत्थर के लिए भी प्रयोग होता है, तो ये सभी आपके एक तरीके से पत्थर के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आपका होगा। अग्नि वहीन अनिल, ये सब आग, ये तो अभी मैंने पढ़ा ही दिया, आग के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, इसमें एक पॉइंट गलत है, इसको आप अनल कर लेना, बाकी ये सही है। लेकिन आपका पयोधर, उरोज और सरोज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको करेक्शन कर लेना, अनल होगा। यहाँ पे देखो, पयोधर जो है वो समुद्र के लिए आया, ठीक है, और आपका जो सरोज शब्द है, सरोज शब्द आया किसके लिए? आपके कमल के लिए आया, ठीक है। और जो उर से उत्पन्न हो, ठीक है, तो आप सर्प के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, तो ये आपका हो गया। इसलिए यहां पर जो विकल्प है वो डी इज द राइट आंसर होगा, ए ना हो करके डी होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पूछा? सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, ओ इसलिए गलत हो रहा है। नहीं बच्चों, इसमें भी करेक्शन कर लेना, परस्पर पर्यायवाची नहीं है, सॉरी हमसे ही मिस्टेक हो गई है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। हाँ फिर से देख लीजिए, परस्पर पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है, ठीक है, कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है। एक सेकंड रुक जाइए, इसको पहले हटा देते हैं, जितना भी अभी लिखा है तब समझ में आएगा, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं हो जाती कभी कभी मिस्टेक, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि एक बार प्रश्न का रिव्यू करना जरूरी है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? हाँ तो ठीक है, विकल्प आपका व्योम हो जाएगा, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, विकल्प आपका व्योम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनिल दे दिया इसलिए ये नहीं होगा, कंसंट्रेट कर लेना। और मैं इसमें भी कंफ्यूज हो गई, उत्पल जो है वो आपके ओला और अस्म का शब्द भी यहाँ पे अलग होता है, इसलिए भी आपका विकल्प जो है सही होगा। हाँ सही है बच्चों, विकल्प सी जाएगा, ये आपका नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह मैं इसमें कंफ्यूज हो गई, विकल्प सी ही होगा, ठीक है, सी ही होगा। हाँ सही है, ठीक है, विकल्प सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, विकल्प सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ वही कहानी नहीं और है में, आपको बताते रहते हैं कि नहीं में कंफ्यूज मत होना, और हम भी हो रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, गदाहा का पर्यायवाची नहीं है ठीक है, चलो बताओ। जानवी, ठीक है, वैशाख नंदन, चक्रीवान, या फिर आपको कहना है धूसर। यानी यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो ये होगा कि 3 जो हैं वो आपके पर्यायवाची हैं और 1 नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा अब आराम से पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन फिर गलत होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बताओ बच्चों, इसका उत्तर बहुत सीधा है, बहुत सीधा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ
पारस शुक्ला का उत्तर जो है वो सही आया है, जानवी, क्योंकि जानवी जो है वो गंगा को कहते हैं, गंगा का पर्यायवाची होता है। आपको यहीं से समझ लेना चाहिए थी गधा को जानवी कहाँ कहा जाता है ठीक है, यहीं से आपको समझ लेना चाहिए था। बाकी जो तीनों हैं, बिल्कुल अपर्णा ने बिल्कुल सही कहा, इसको गंगा कहते हैं, ठीक है, जानवी जो है गंगा। अच्छा, गंगा के कुछ और भी देख लेते हैं। गंगा को देवसर के नाम से भी जाना जाता है, गंगा को सुरसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाकी आप जानते हो कि मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में भागी रथी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप कह सकते हो। तो ये कुछ और भी आपको ध्यान में रखने हैं और बाकी आप जान भी रखना, ठीक है। चलिए, बाकी सही है, बाकी तीनों होते हैं, इसलिए विकल्प जो है ए जाएगा। ये देखो नए शब्द हैं, समझ लो, क्योंकि सामान्य तौर पे आप गर्दभ धूसर यही जानते हो, चक्रीवान भी कहते हो और वैशाख नंदन भी आपको इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 69 क्या कहता है? कहते हैं बिजली शब्द का पर्याय बताओ। बताओ भाई, ईशु, राव, केशो या फिर सौदामिनी, ठीक है, बताइए। बिजली शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से उत्तर दो सभी। बिजली शब्द का पर्यायवाची, हाँ बिल्कुल, विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प आपका जाएगा, हाँ, सौदामिनी, तड़ित, चपला, ठीक। देखो विकल्प आपका सी जाएगा, ठीक। तो पहले इसके थोड़े से और जान लेते हैं। जैसे आप जानते हो कि इसको चंचला भी कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, चपला भी कहते हैं, चपला भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, दामिनी के नाम से भी जाना जाता है ना, सौदामिनी या फिर दामिनी के नाम से भी जाना जाता है। केशो जान लो किसको कहते हैं, तो केशो विष्णु के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। राव किसके पर्यायवाची में है? राजा के पर्यायवाची में। और ईसु जो है वो तीर का है, जो भी हम लोग पढ़ के आए थे। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन सा है, तो ये भी जानना जरूरी है कि ये किसको कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ है। फिर से समझ लीजिएगा, जो बाएं हाथ का खेल होना, बाएं हाथ का खेल होना, बताओ बाएं हाथ के खेल होना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा? असंभव, मुश्किल कार्य, आसान कार्य या फिर बाएं हाथ से खेलना, बताइए। हाँ बिल्कुल बच्चों, विकल्प सी होगा, अत्यधिक आसान या अत्यधिक सरल या सरल कार्य, ठीक है। लोग नहीं कह देते तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, हालांकि ये वाला मेरा बाएं होगा, बाएं हाथ का खेल है तो यानी कि आसान कार्य, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना, क्या पूछ रहा है? मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ है, मुंह फुलाना। तो बताएं आप कि मुंह फुलाना के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सूजन आना, अप्रसन्न होना, मुंह सुजाना, मुंह में हवा भर जाना, बताइए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना। तो भैया जब आप मुंह फुलाते हो तो आपके मुंह में क्या होती है? सूजन आ जाती है, या फिर आपका मुंह सूज जाता है, या मुंह में हवा भर जाती है, ठीक है। क्या होगा बच्चे बताओ जब आप मुंह फुलाते हो, ठीक है। तो कुछ लोग की सूजन आ जाती होगी, कुछ मुंह सुझा लेते हो, कुछ हवा भर लेते, लेकिन ये सब नहीं होगा क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? हाँ, तो देखो साक्षी सारा काम बाएं हाथ से करती है, यानी इनके लिए सारा काम आसान होता है, ठीक है। हाँ, आप प्रसन्न होना, गुस्सा करना, ये आ जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना, ये थोड़ा सा नया है, त्रिशंकु होना। क्या पूछ रहा है? त्रिशंकु होना, आराम से देख लीजिएगा इसको। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएं। त्रिशंकु होना, सब जगह रहने वाला, अधर में लटकना, शंकालु होना या फिर इधर उधर होना। बताओ बच्चों, हम जब आपसे पूछे कि त्रिशंकु होना का अर्थ क्या होगा, त्रिशंकु होना, ठीक है, तो उत्तर आप क्या देंगे? त्रिशंकु होना,
हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अधर में लटकना यानी जिसका कोई आधार ना हो, इसको अधर में लटकना भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको निराधार लटकना भी कह देते हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है निराधार। निराधार में लटकना यानी बिना आधार के लटकना, सीधी बात है, ठीक है। तो ये शब्द भी आपका आ जाता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ लोग त्रिशंकु से शंकु से जोड़ देंगे, संकालु कर देंगे, तो ऐसा विकल्प आपको नहीं देना है। वैसे लगभग सभी ने सही उत्तर यहाँ पे दिया है। चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। एक ही राग अलापना, चलिए बच्चों बताएं। सुर में सुर मिलाना, कोई बात एक ही बार कहना, एक ही बात बार बार कहना, कई बात एक साथ कहना। तो जब लोग एक ही राग अलापते हैं तो इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया करते हैं, बताओ बच्चों, इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया करते हैं। जय हिंद रणवीर सिंह चौहान, ठीक है। चलो अभी उत्तर दो जल्दी से। एक ही राग अलापना, बिल्कुल, एक ही बात को बार बार कहना, ठीक है। हाँ तो लोग कह देते हैं एक ही राग अलाप रहा है। चलिए अब ये हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार, क्या पूछ रहा है, रंगा सियार मुहावरे का अर्थ बताएं कि रंगा सियार का अर्थ क्या होता है। रंगा सियार, ठीक है। तो बताइए, रंगा हुआ सियार, एक समान, धोखेबाज या फिर सुंदर सियार। बताइए रंगा सियार का अर्थ क्या होगा। रंगा हुआ सियार, एक समान, धोखेबाज या फिर सियार जब सुंदर होता है तो उसको रंगा सियार कह देते हैं। जल्दी से बताओ। रंगा सियार, ठीक है, बिल्कुल। विकल्प क्या जाएगा, विकल्प हमारा सी जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो है टोटल 75 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे आप कंप्लीट की, ठीक है। या चलिए बच्चों अभी अगर 5 मिनट का समय दे तो 5 क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, ठीक है। 5 और कर लेते हैं, ये वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अभी थे, मैंने देखा नहीं। चलो ये 5 क्वेश्चंस और हैं, 5 क्वेश्चंस और कर लेते फटाक से जल्दी से। ये लोकोक्ति है आपकी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ठीक है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये बहुत आप लोगों ने सुना होगा। लोकोक्ति का अर्थ जानते हैं, थोड़ा सा मैं आप यहाँ पे बता दूं। मुहावरे जो होते हैं वो एक वाक्य का अंश होते हैं। जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो लोक में कही गई बातें होती हैं। तो ये आपने बहुत सुना होगा बड़े लोगों के मुँह से। इधर उधर की अनमोल बातें, मुसीबत में और मुसीबत आना, बहुत अच्छी जोड़ी बनाना या बुरी संगत का प्रभाव हमेशा पड़ता है। बताओ। हाँ ठीक है, डेली करा देंगे बच्चा। समय सोचते तो है कि आप लोगों को करा दें, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन नहीं पाती है। चलिए अभी पहले उत्तर इसका दीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर आप यहाँ पे बताओ कि क्या जाएगा, बताइए। हाँ बिल्कुल, इधर उधर की अनमोल बातें, ठीक है। तो विकल्प आपका जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकोक्ति, हलक से निकली खलक में पड़ी का क्या अर्थ है। हलक से निकली खलक में पड़ी का क्या अर्थ है, बताएं जल्दी से। मुंह से निकली बात सारे संसार में फैल जाती है, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई देना, या फिर बिना खर्च किए काम बन जाना, या फिर जैसा काम वैसे ही फल मिलना। बताइए लोकोक्ति, हलक से निकली खलक में पड़ी, इसका अर्थ क्या होगा। जल्दी से उत्तर दो बच्चों। क्वेश्चन संख्या 77, जल्दी से बताओ। हलक से निकली खलक में पड़ी, क्या अर्थ इसका जाएगा। कुछ लोग भी होनहार के लक्षण पे, हलक से निकली के काम होनहार के लक्षण दिखेंगे हैं। मुंह से निकली बात सारे संसार में फैल जाती है, ये होगा बच्चों। हलक से निकली खलक में पड़ी, ठीक है, ना कि ये होनहार के लक्षण पहले से दिखाई देते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। विकल्प ए जाएगा। तनु शर्मा का उत्तर यहाँ पे सही आया है, ठीक है। हाँ विकल्प ए जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अपना आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर
78 कहता है लोकोक्ति ठेस लगे बुद्धि बढ़े का क्या अर्थ है? ठेस लगे बुद्धि बढ़े, किसी कार्य का परिणाम देखना, किसी की चाल को खूब समझना, हानि मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, या फिर शांत प्रकृति वाला मनुष्य क्रोधी मनुष्य को हरा देता है। जल्दी से बताओ 78 का उत्तर इसमें से क्या होगा? ठेस लगे बुद्धि बढ़े, तो जब ठेस लगती है तो बुद्धि बढ़ ही जाती है, सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका उत्तर की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा विकल्प होगा? हाँ सही बात है, आपका सी इज द राइट आंसर होगा, हानि मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, ये तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तो अर्थ क्या है? क्रोधी को नर्म शांत कर देता है, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ठंडा लोहा गर्म लोहे को जल्दी काट देता है, एक क्रोधी को दूसरा क्रोधी ही जल्द समझ सकता है। तो ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, इसका उत्तर दो बच्चों। इसका तो बहुत सीधा उत्तर आ जाना चाहिए, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, क्या इसका उत्तर होगा? हाँ सीधा सीधा दिख रहा है, विकल्प ए हो जाएगा, डी नहीं होगा, विकल्प ए होगा, ठीक है। क्योंकि देखो दो चीजों से रिलेट कर लो, एक ठंडा एक गर्म, तो एक नर्म और एक क्रोधी, इसलिए विकल्प आपका ए। कुछ यहाँ से भी चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, स्कोर कर लो और इसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने 40 से हम लोगों ने शुरू किया था, तो 40 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो गए, कितने क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए और क्या क्या किया, ठीक है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, लोकोक्ति, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, पुरानी वस्तुएं टिकाऊ नहीं होती, नई वस्तुओं में विश्वास, पुरानी वस्तुएं खराब, नई वस्तु का विश्वास नहीं होना, पुरानी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं, नई वस्तुओं में विश्वास, पुरानी वस्तुओं में 100 दिन का विश्वास। बताओ इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से उत्तर दे। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, ठीक, आप लोग जल्दी से उत्तर दो। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, बिल्कुल डी नहीं बच्चा होगा, डी नहीं, सी करो। देखो डी में क्या लिखा है, क्या केवल 100 दिन तक विश्वास करोगे फिर नहीं करोगे? ये बताओ पहले, क्या इसमें केवल 100 दिन तक विश्वास करोगे? नहीं, सी इज द राइट आंसर। नई वस्तु का विश्वास नहीं होना और पुरानी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं, ठीक है, इसीलिए तो कहा गया नया 9 दिन और जो पुराना है वो 100 दिन होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ होती तो इसके लिए, जैसे कोई नई चीज़ होती तो इसके लिए पुरानी वस्तुएं जो टिकाऊ होती हैं और नई जो है उनका कुछ समय तक ही होता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। तो जल्दी से मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपने 40 क्वेश्चंस में से कुल कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है। जल्दी से उत्तर करके बताओ बच्चों। वेरी गुड अपर्णा, ठीक है। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि जो आज का सेशन है वो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। ये भी बताइएगा कि जो सेशन है वो आप लोगों को कैसा लगा। चलो जल्दी से कमेंट करो बच्चों। तो आज का सेशन बच्चों हम लोग यहीं से कंप्लीट करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। इस बार क्वेश्चंस में आपका थोड़ा वोकैब